मित्रों नमस्कार, स्वागत है द पीपल्स वॉइस में। बाबा साहब के विचारों के पुनर्पाठ जिसका संदर्भ है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके तीसरे भाग में हम आपसे आज मिल रहे हैं। आइए सीधा हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के उनके लिखित भाषण का 14वें भाग से, अगर आप लोगों में से कुछ जाति प्रथा द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभावों की इस उबने वाली चर्चा सुनते सुनते थक गए हैं तो मुझे आश्चर्य न होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू के बारे में कहना आरंभ करता हूँ। अभी तक तो बाबा साहब ने जाति प्रथा के ऊपर उसके दुष्प्रभावों की चर्चा की थी। अब वो समस्या जो है उसके रचनात्मक पहलू की वो बात कर रहे हैं, और देखिए बड़े स्पष्ट तौर से है। चलिए उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं, फिलहाल हम इसको आगे बढ़ते हैं। आपसे यह अवश्य पूछा जा सकता है कि अगर आप जाति के विरुद्ध हैं तो आपके विचार से आदर्श समाज किसे कहा जा सकता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, समानता यानी समता और भाईचारा यानी बंधुता पर आधारित हो। और ऐसा क्यों न हो? भाईचारे के विषय में क्या आपत्ति हो सकती है? मेरे विचार से तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए, उसमें ऐसी भरपूर सरणियां होनी चाहिए कि वह समाज के एक हिस्से में हुए परिवर्तन की सूचना अन्य हिस्से को दे दें। आदर्श समाज में अनेक प्रकार के हित होने चाहिए जिन पर लोग सोच समझकर विचार विमर्श करें और उनके बारे में एक दूसरे को बताएं और सब उसमें हिस्सा लें। समाज में विभिन्न लोगों के बीच संपर्क के ऐसे बहुविध और निर्विवाद बिंदु होने चाहिए जहां साहचर्य या संगठन के अन्य रूपों से भी संवाद हो सके। दूसरे शब्दों में, समाज के भीतर संपर्क का सर्वत्र प्रसार होना चाहिए। इसी को भाईचारा कहा जाता है और यह प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। अगर मैं कहूं तो डेमोक्रेसी का पहला स्टेप बंधुता है। प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप मात्र नहीं है, यह वस्तुतः साहचर्य की स्थिति में रहने का एक तरीका है जिसमें सार्वजनिक अनुभव का समवेत रूप से संप्रेषण होता है। प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना। क्या स्वाधीनता पर किसी को भी आपत्ति हो सकती है? अगर स्वाधीनता का अर्थ निर्बाध रूप से कहीं भी आने जाने का अधिकार है या जीवित रहने तथा शरीर की रक्षा का अधिकार है तो इसमें कुछ लोगों को ही आपत्ति होगी। अगर स्वाधीनता का अर्थ अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए संपत्ति, उपकरणों और सामग्री पर अधिकार है तो इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। स्वाधीनता को वह लाभ क्यों न दिया जाए जो किसी व्यक्ति की शक्तियों से प्रभावपूर्ण और सक्षम उपयोग से प्राप्त हो सकता है। जाति प्रथा के समर्थक जीवन, शरीर और संपत्ति के अधिकार को ही स्वाधीनता मानते हैं। वे स्वाधीनता के इस रूप को एकदम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अपनी जीविका को स्वयं चुनने का अधिकार नहीं है। किंतु इस स्वाधीनता पर आपत्ति करने का अर्थ है दासता को शाश्वत
बनाना, क्योंकि दासता का अर्थ केवल कानूनी आधुनिकीकरण या परतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ है समाज में व्याप्त वह स्थिति जिसमें कुछ लोगों को विवश होकर अन्य लोगों से उन प्रयोजनों को भी स्वीकार करना होता है जिसके अनुसार उन्हें आचरण करना है। यह स्थिति तब भी रह सकती है जब कानूनी अर्थ में दासता का अस्तित्व न हो। यह स्थिति जाति प्रथा की तरह ऐसी दशाओं में पाई जाती है जहां कुछ व्यक्ति अपनी पसंद का धंधा छोड़कर स्वयं पर थोपे गए अन्य धंधे करने पर विवश हो जाते हैं। क्या समानता पर कोई आपत्ति हो सकती है? फ्रांस की क्रांति के नारे का यह सबसे विवादास्पद अंश रहा है। समानता के विरुद्ध आपत्तियां ठीक हो सकती हैं और यही मानना होगा कि सभी लोग एक समान नहीं होते। लेकिन उससे क्या होता है? समानता भले ही काल्पनिक वस्तु हो, किंतु फिर भी उसे निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में स्वीकार करना ही होगा। मनुष्य की शक्ति 3 बातों पर निर्भर है: शारीरिक आनुवंशिकता, सामाजिक विरासत या दाय जो उसे माता पिता द्वारा देखभाल, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान का संचय और उसे बराबर की अपेक्षा अधिक सक्षम मनुष्य बनाने वाले सभी साधन के रूप में प्राप्त होते हैं, और तीसरा उसकी अपनी कोशिश। इन तीनों पहलुओं की दृष्टि से निसंदेह मनुष्य असमान है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या उसके असमान होने के कारण हम भी उन्हें असमान मानकर व्यवहार करें? इस प्रश्न का जवाब समानता के विरोधियों को अवश्य देना होगा। जहां तक व्यक्तिवादियों का दृष्टिकोण है, लोगों को इसलिए असमान माना जाना चाहिए क्योंकि उनके प्रयत्न भी असमान होते हैं। प्रत्येक मनुष्य की शक्ति के पूर्ण विकास के लिए उसे अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना वांछनीय है। लेकिन अगर मनुष्य को उल्लिखित 2 कारणों से असमान मानकर उनके साथ व्यवहार किया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जन्म, शिक्षा, परिवार का नाम, व्यावसायिक संबंध और विरासत में मिली संपत्ति की दृष्टि से बेहतर है, वह अधिक अच्छा माना जाता है। किंतु ऐसी स्थितियों में जो चयन होगा उसे योग्य व्यक्ति का चयन नहीं कहा जाएगा। चयन विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का होगा। इसलिए यदि हम तीसरे कारण से लोगों को असमान मानने पर बाध्य होते हैं तो यह भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि पहले 2 कारणों से हम लोगों को यथासंभव एक समान समझें। दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जा सकता है कि यदि समाज के लिए अपने सदस्यों का अधिकतम सहयोग लेना अच्छा है, ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि प्रत्येक कार्य के आरंभ में उन्हें यथासंभव एक समान मानकर उनसे व्यवहार किया जाए। यह एक कारण है जिसके फलस्वरूप हम एक समानता को अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन समानता को स्वीकार करने का एक अन्य कारण भी है। एक राजनीतिज्ञ को असंख्य लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। उसके पास न तो समय है और न यह जानकारी कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पहचाने और तदनुसार यथोचित व्यवहार करे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता या उसकी सामर्थ्य के अनुसार व्यवहार करे। मनुष्यों के प्रति न्यायोचित व्यवहार कितना भी वांछनीय या तर्कसंगत हो, तथापि विशाल जनसंख्या को वर्गीकृत करना या उन्हें अलग अलग करना संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिज्ञ को एक सरल और व्यापक नियम का पालन करना चाहिए, और वह सरल और व्यापक नियम यह है कि सभी लोगों को एक समान माना जाए। इसलिए नहीं कि सब समान हैं, बल्कि इसलिए कि उनका वर्गीकरण या उन्हें अलग अलग करना असंभव है। समानता का सिद्धांत पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है, लेकिन
कुल मिलाकर यही तरीका है जिससे कोई राजनीतिज्ञ राजनीति कर सकता है, क्योंकि यह राजनीति पूर्णतः व्यवहारिक विषय है जिसकी कसौटी भी पूर्णतः व्यवहारिक होता है। मित्रों, बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में जाति प्रथा के उन्मूलन के रचनात्मक पहलू में समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर बल दिया है। यही हमारे संविधान में भी है और उन्होंने इसको जस्टिफाइड किया है उदाहरणों के साथ में। और उन्होंने पहले ही कहा कि क्या भाईचारे पर कोई आपत्ति हो सकती है, यानी बंधुता को प्रमोट करने पर, बंधुता बढ़ाने पर कोई आपत्ति हो सकती है। और उन्होंने बंधुता को एक रूप से इस तरह से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है कि आदर्श समाज में अनेक प्रकार के हित होने चाहिए, जिन पर लोग सोच समझकर विचार विमर्श करें और उनके बारे में एक दूसरे को बताएं और सब उसमें हिस्सा लें। अब देखिए, एक सामुदायिक व्यवहार में यही होता है कि लोग सोच समझकर विचार विमर्श करें उन हितों पर और उसके बारे में एक दूसरे को बताएं, यानी उसको प्रचारित भी करें और सब उसमें हिस्सा लें। यानी वो बात, विचार विमर्श जो होना है उसमें सब लोग हिस्सा लें, यानी अधिकतम लोग हिस्सा लें। समाज में विभिन्न लोगों के बीच संपर्क के ऐसे बहुविध और निर्विवाद बिंदु होने चाहिए जहां साहचर्य या संगठन के अन्य रूपों से भी संवाद हो सके। यानी समाज के भीतर संपर्क का सर्वत्र प्रसार होना चाहिए। तो जो संपर्क हम करने चाहते हैं, जो हम संपर्क करना चाहते हैं, वह संपर्क ऐसे बहुविध और निर्विवाद बिंदु होने चाहिए। अगर विवादित बिंदु पर आप संपर्क करते हैं तो वो संपर्क नहीं हो पाता, रेदर वो दुश्मनी में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि बहुविध और निर्विवाद बिंदु होने चाहिए जिससे समाज में विभिन्न लोगों के बीच संपर्क किया जाए, जहां साहचर्य या संगठन के अन्य रूपों से भी संवाद हो सके। भाई हमको संवाद करना है, भाईचारा बढ़ाना है, यानी बंधुत्व को प्रमोट करना है, तो हमारे पास जो विचार बिंदु होने चाहिए वो निर्विवाद होने चाहिए, वो विवादित नहीं होने चाहिए, वो बिंदु आपके तर्कशील होने चाहिए। इसी को, जो ये संवाद करना है, इसी को बाबा साहब ने दूसरे शब्दों में कहा कि समाज के भीतर संपर्क का सर्वत्र प्रसार होना चाहिए, और इसी को उन्होंने भाईचारा कहा है। इसी को भाईचारा कहा है, मतलब समाज के बीच में या अन्य संगठनों के बीच में हमारे संपर्क और संवाद होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाईचारा यानी बंधुता वो विकसित नहीं होगी, जातियों के किले के दरवाजे बंद के बंद ही रहेंगे। और इसी बंधुता को बाबा साहब ने प्रजातंत्र का दूसरा नाम बताया, डेमोक्रेसी का दूसरा नाम बताया। और आगे बताते हैं कि प्रजातंत्र का मूल क्या है, इस डेमोक्रेसी का मूल क्या है, बेस क्या है, ओरिजिन क्या है। वह ओरिजिन है जो यह ओरिजिन है, वह साहचर्य की स्थिति में रहने का एक तरीका है। साहचर्य की स्थिति में, दूसरे रूप से हम कहते हैं एक दूसरे के साथ रहना, समूह में रहना, समूह के साथ व्यवहार, सामुदायिकता। पुराने समय में ऐसे समूह को कबीला ही बोला जाता था, जिनकी अपनी रूढ़ी होती थी, परंपरा होती थी, और सभी साहचर्य जीवन का आनंद लेते थे।
सामुदायिक जीवन का आनंद लेते थे। कोई डिस्प्यूट भी आपस में सुलझ जाता था। आज इसका नितांत अभाव है। तो यह साचर की स्थिति में एक रहने का एक तरीका है जिसमें सार्वजनिक अनुभव का समवेत रूप से संप्रेषण होता है। सार्वजनिक अनुभव का समवेत रूप से संप्रेषण होता है। पुराने समय में ठंडी के दिनों में लोग कौड़ा तापते थे, यानी आग जलाकर थोड़ी गर्माहट लेते थे गांव में, क्योंकि गांव में आपको पता है जो उस समय की आर्थिक स्थिति थी, लोगों के पास कंबल तक नहीं होते थे, किसी तरह रात कटती थी। तो उसमें वो लोग आग जलाकर उसके किनारे बैठे रहते थे, बातचीत करते रहते थे। बातचीत क्या होता है? ये बातचीत रोजमर्रा के जीवन के अनुभव को बताया जाता है। वही तो कह रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक अनुभव का समवेत रूप से संप्रेषण होता है। समवेत रूप से संप्रेषण मतलब आपस में वार्तालाप, सभी के बीच में वार्तालाप। आपने कहा, मैंने क्या समझा, मैंने जो समझा मैंने व्यक्त किया। डिस्प्यूट हो सकते हैं, नो डाउट, समझ का फेर पड़ने से डिस्प्यूट होता है, लेकिन वो वहीं सुलझ भी तो जाता है। प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना। अगर अपने साथियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना नहीं होगी तो आपका संगठन चलेगा क्या? आप कौन सा संगठन बना लोगे और किसको संगठित कर लोगे? अगर आपने इंडिविजुअल डिग्निटी और रेस्पेक्ट इसको ध्यान में नहीं रखा तो बाबा साहब का एक एक शब्द गंभीर है, समझने वाली है। फिर उन्होंने स्वाधीनता पर भी बात की और बात करते करते उन्होंने कहा आना जाना शरीर की रक्षा करना ये तो है ही है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, अगर स्वाधीनता का अर्थ अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए संपत्ति, उपकरणों और सामग्री पर अधिकार है तो इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। स्वाधीनता को वह लाभ क्यों न दिया जाए जो किसी व्यक्ति की शक्तियों के प्रभावपूर्ण और सक्षम उपयोग से प्राप्त हो सकता है। देखिए बाबा साहब अपनी बातों को कितनी स्पष्टता से रख रहे हैं और आगे क्या बोलना चाहते हैं उसकी भूमिका पहले आ गई कि स्वाधीनता को वह लाभ क्यों न दिया जाए जो किसी व्यक्ति की शक्तियों के प्रभावपूर्ण और सक्षम उपयोग से प्राप्त हो सकता है। यानी जब जीविकोपार्जन की बात हुई तो जीविकोपार्जन के लिए संपत्ति, उपकरण और सामग्री पर अधिकार है, होना चाहिए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। फिर बाबा साहब आगे बोल रहे हैं कि व्यक्ति की शक्तियों के प्रभावपूर्ण और सक्षम उपयोग से प्राप्त हो। यानी बाबा साहब ये कहना चाहते हैं जो कि आगे उन्होंने कहा है कि जाति प्रथा के समर्थक जीवन, शरीर और संपत्ति के अधिकार को ही स्वाधीनता मानते हैं। वे स्वाधीनता के स्वरूप को एकदम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अपनी जीविका को स्वयं चुनने का अधिकार निहित है। यानी बाबा साहब ने ऊपर यही बोला है कि किसी व्यक्ति की शक्तियों के प्रभावपूर्ण और सक्षम उपयोग से जो प्राप्त हो, यानी व्यक्ति को यह फ्रीडम होनी चाहिए कि वह अपने जीविकोपार्जन के लिए संपत्ति, उपकरण और सामग्री पर अधिकार रखे, उस पर किसी की बाध्यता ना हो। अगर आप ऐसा अधिकार, ऐसी स्वाधीनता नहीं देते तो इसका अर्थ है दासता को शाश्वत बनाना। दासता का अर्थ केवल कानूनी अधिनिकरण या परतंत्रता नहीं है, इसका अर्थ है समाज में व्याप्त वह स्थिति जिसमें कुछ लोगों को विवश होकर अन्य लोगों से उन प्रयोजनों को भी स्वीकार करना होता है जिनके अनुसार उन्हें आचरण करना है। यह स्थिति तब भी रह सकती है जब कानूनी अर्थ में दासता का अस्तित्व न हो। आगे एकदम बाबा साहब ने क्लियर कर दिया कि यह स्थिति जाति प्रथा की तरह ऐसी दशाओं में पाई जाती है
जहां कुछ व्यक्ति अपनी पसंद का धंधा छोड़कर स्वयं पर थोपे गए अन्य धंधे करने पर विवश हो जाते हैं। ये है स्वाधीनता, लिबर्टी। ये है, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि आप अपने जीविकोपार्जन के लिए स्वतंत्र हैं। उसके लिए संपत्ति, उपकरण आदि को आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। अपने अनुसार मीन्स आपकी जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो विवेक है, उसके अनुसार। आपको किसी के द्वारा विवश नहीं किया जाना चाहिए कि नहीं आप यही काम करोगे, आपके पूर्वज यही काम किए हैं और आप भी यही काम करोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी यही काम करेगी। अगर ऐसा है तो यह दास्ता है, और जरूरी नहीं कि यह दास्ता कानूनी रूप से ही हो। यह सामाजिक दास्ता जाति प्रथा के कारण भी है। आज भी आप देखिए, फिर बाबा साहब ने समानता की बात की और उसमें फ्रांस के क्रांति का उपयोग संदर्भित किया कि उस समय यह समानता काफी विवादास्पद रहा। ठीक है, समानता एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही आदर्श की स्थिति है, और व्यक्ति की शक्ति जो है, मनुष्य की शक्ति जो है, वो उसके शारीरिक आनुवंशिकता, सामाजिक विरासत है ना, जो उसके माता पिता के देखभाल, संस्कार कह लीजिए आप, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान के रूप में है, और उसकी अपनी कोशिश है। इस पर वो निर्भर करता है। बाबा साहब ने कहा कि अगर असमानता तो है, फिर भी यह समानता क्यों जरूरी है? वह जरूरी इसीलिए है कि हमने लोगों के साथ यथासंभव सबको एक समान मानते हुए व्यवहार करना चाहिए। यह समानता का तात्पर्य ये है। हर व्यक्ति असमान है, हर दो व्यक्ति आपस में असमान है, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? सभी को समान, इक्वल मानते हुए इक्वलिटी का व्यवहार करना चाहिए। और उन्होंने एग्जाम्पल और दिया राजनीति का कि भाई उसके पास तो इतने लोग आते हैं, ना उसके पास समय है, ना वो सबको जानता पहचानता है, तो वो क्या करेगा? इसलिए उसे सबको एक समान मान करके ट्रीट करना चाहिए। तो मित्रों, बाबा साहब ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता को अपना ध्येय बताया, और ये जाति उच्छेदन, जाति प्रथा के उच्छेदन में एक रचनात्मक विचार दिया गया है। चलिए आगे की श्रृंखला में चतुर्वर्णी व्यवस्था पर बात करेंगे, और टॉपिक कुछ लंबा है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं।